चलें जी, सेक्शन 10 कहता है कि withdrawal of a claim where there are more than one preemptor having sued jointly or severally and any of them withdraw his claim before decision of court, the remaining preemptor shall be entitled to whole property. ठीक है, अब बकाया जो रिमेनिंग पार्ट जो प्रेम्पटर्स होंगे वो होल प्रॉपर्टी उनको इंटाइटल करेंगे। जैसे कि अदील अहमद ने एक मतलब 8 कनाल सेल की और दावा कर दिया उनकी एक सिस्टर ने और एक भाई ने, ठीक हो गया। अब सिस्टर ने वो अपना क्लेम विड्रा कर लिया, वो अपना सूट विड्रा कर लिया, तो बकाया जो दूसरा भाई होगा उसको 8 कनाल का इंटाइटल रखेगा। ठीक है, वही 8 कनाल का इंटाइटल होगा। अब इसकी वजह बता रहे कि द क्लेम ऑफ प्रीएम्प्टर रिमेनिंग प्रीएम्प्टर वाज ओरिजिनली मेड फॉर होल प्रॉपर्टी। अब जो जो उसका भाई है उसने पहले 8 कनाल का दावा किया हो कि मुझे 8 कनाल ही मिले, देन उसको वो पूरे का राइट रखेगा। और ये भी आपने देखा है कि जो भी आप सपोज के आपने प्रेम्पशन का दावा करना है तो आपने कहना है कि हाँ जी जितनी भी प्रॉपर्टी सेल हो रही है वो सारी आपने लेनी है। सपोज के अदील अहमद 4 एकड़ सेल करना चाहता है, 4 एकड़ 80 लाख के सेल कर रहा है। ठीक है, एक उसका कोई हमसाया या शाफी शरीक खलीत या जार कोई एक आ जाए कि और वो क्लेम करे कि जी मैंने 1 एकड़ मैंने लेना है, तो वो दावा नहीं दायर कर सकता। क्लेम शुड बी ऑफ होल 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 प्रॉपर्टी, होल सेल। ठीक है, सारी सेल का क्लेम होना चाहिए, क्लेम सारी सेल का होना चाहिए, जितनी भी प्रॉपर्टी सेल हो रही है वो सब का क्लेम होना चाहिए। सर एक सवाल है सर इस बारे में। जी सर एक बंदे हैं सर 1 एकड़ का सर शेड लिया सर, मैंने लेके दिया एक बंदे को। सर उसका अगर उसने सर करवाई है 3 रजिस्ट्री, 2 कनाल की, 4 कनाल की और सर 2 कनाल की। सर पहली उसने सर 4 कनाल ही कराई है, फिर सर 2 कनाल ही कराई, 2 कनाल ही कराई। सर अब वो 8 के 8 कनाल की सर उसके ऊपर केस प्रीएम्पशन होगी या सर अपना 2 कनाल की पहले या 4 कनाल की पहले? नहीं, कितनी आपने एक क्वेश्चन किया है कि पहले थोड़ी जमीन सेल की है फिर बाद में सर शेड पूरा सर 1 एकड़ का ही है, लेकिन सर उसने करवाई है सर 1 महीने बाद 1 और अगले महीने में 15 दिन बाद सर 2 कनाल की, अगले 15 दिन बाद सर 2 कनाल की। शेड सर एक 8 कनाल का पूरा ही है। इसमें अदील अहमद इस पे ना लिमिटेशन भी है कि लिमिटेशन आपकी 120 डेज है। ठीक है, 4 मंथ 4 महीने लिमिटेशन है। ठीक है, तो अब पहली जो एक ट्रांजैक्शन हुई है उसका सूट का दावा होगा, फिर दूसरी का होगा, फिर तीसरी का होगा। जो एक ट्रांजैक्शन एक म्यूटेशन हुई है, मतलब पहले 2 कनाल हुई है तो 2 कनाल का आप दावा कर सकते हैं। अब बाद में 2 कनाल सेल किया है तो उसका फिर दावा कर सकते हैं। फिर सर मकसद मेरा कहना सर प्रॉपर्टी एक ही है, वो सर पूरा शेड ही है, 8 कनाल प्रॉपर्टी पे ही है। एक है लेकिन ट्रांजैक्शन तो डिफरेंट हो रही है ना, सेल तो डिफरेंट हो रही है, ठीक, वो सेल पे ही है। ट्रांजैक्शन पे होगा। हाँ, जी सर ट्रांजैक्शन पे सर होगा, ट्रांजैक्शन पे होगा। सर ये जरूरी तो नहीं 120 दिनों के अंदर अंदर जब उसके नॉलेज में आए बात वो उसी वक्त भी कर सकता है, बेशक 1 साल के बाद नॉलेज में आए। नहीं नहीं, अगर ट्रांसफर उसकी एलिनेशन हो गई है, अगर पोजेशन नहीं हुआ, पोजेशन बाद में हुआ या फिर उसकी इलम में बाद में आया हो, तो उस वक्त भी वो सूट फाइल कर सकते। जट साहब ये हम सेक्शन 30 पढ़ेंगे ना तो उस पे ना 120 डेज है, 4 मंथ है। 4 मंथ कहाँ से है? जब आपको पता चला है कि इंतकाल हुआ है, जब पता चला है रजिस्ट्री हुई है, जब पता चला है पोजेशन डिलीवर हुआ है। ठीक है, ये 4 चीजें बात की गई हैं। इसके अलावा या किसी और थ्रू पता चलता है तो वो आपके आपके 123 डेज हैं। ठीक है, इस पे साइटेशन भी हैं। एक पर्सन है, मैं आपको साइटेशन बताऊंगा, 5 महीने बाद उन्होंने दावा दायर किया तो उसका दावा लिमिटेशन पे डिसमिस कर दिया था। ये जरूरी है, 1 साल का कहीं पे भी नहीं लिखा हुआ। सर नहीं, 120 अगर डेज उसके इलम
इल्म में ही बाद में आया। इल्म का भी हम वो आगे सेक्शन 31 बताते हैं कि वो इल्म कहाँ से शुरू होता है। जब भी ट्रांसफर होती है ना प्रॉपर्टी, ठीक है, आपने भी देखा होगा कि जब भी आपका इंतकाल होता है तो वो इंतकाल मजमे में होता है, और वो जो प्रॉपर्टी पर्सन खरीदता है तो उसका वो इंतकाल करके वो लिख देते हैं कि हाँ जी ये प्रॉपर्टी ये पर्सन को सेल हो रही है, उसका नोटिस दिया जाता है। नोटिस जहाँ पे वो रेवेन्यू ऑफिसर की जगह पे लगता है, जहाँ पे वो प्रॉपर्टी फाइल करती है, उस सिचुएशन पे भी नोटिस लग जाता है। वो नोटिस इटसेल्फ प्रूव होता है कि ये लोगों को पता चल गया कि ये प्रॉपर्टी सेल हो गई है, ये प्रॉपर्टी राइट। सेल हो गई है। ये ये नोटिस आगे कहाँ आगे लगता है सर? सब तक है ना, टोटल ओवरव्यू मैं दूंगा आपको, मतलब आगे पढ़ने दें सारा कुछ करके ना, आप ये पढ़ के आपको प्रेम्पशन का दावा कर सकते हैं, 1 to all फिंगर टिप्स पे होगा आपका। ठीक है, ठीक है सर। आगे जी आपका, अब वो हमने पढ़ा है कि अगर कोई 4 पार्टिसिपेटर हैं, 5 प्रेम्पटर्स हैं, उनमें से एक प्रेम्पशन का सूट वापस ले लेता है, तो बाकियों का वो मतलब बाकी जो है वो इंटल्टर हो जाते हैं पूरी प्रॉपर्टी पे। सपोज के 1 एकड़ सेल हो रहा था, 2 पार्टिसिपेटर थे, एक ने अपना विड्रा कर लिया तो बाकी को 1 मिलेगा, लेकिन वो उसका क्लेम होल प्रॉपर्टी पे होना चाहिए, उसका क्लेम होल प्रॉपर्टी पे होनी चाहिए। वे मैंने आपको बताया भी है कि आपने जो प्रॉपर्टी सेल हुई है जो उसकी होल प्रॉपर्टी का क्लेम करेंगे तो आपका सूट मेंटेनेबल होगा, नहीं तो सूट आपका मेंटेनेबल नहीं होगा, सूट आपका डिसमिस हो जाएगा, सूट आपका डिसमिस हो जाएगा। हाँ जी, समझ आ रही है आपको? सर यानी आप ये कह रहे हैं कि अब अगर 120 डेज जो है लिमिटेशन जो है वो सिर्फ 120 डेज की है, मतलब अगर आपको पता लिमिटेशन ये प्रीएम्पशन का, तो सर ये कि जैसे ही आपको पता लगता है तो आपने एकदम से जो है वो प्रीएम्पशन का दावा करना होता है, तो ये 120 डेज बीच में क्या चीज है? मैडम 120 आज आपको पता चलता है तो 20 दिन 120 दिन में आप दावा दायर कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि अगले दिन कर दें, 120 दिन आपके पास हैं, उस 120 दिन में आप दावा दायर कर सकते हैं। लेकिन सर मैंने तो ये प्रीएम्पशन में यही मुझे याद पड़ा है कि जो शुफा का दावा है वो तो आप जैसे ही सुनते हैं तो उसको तो आप फौरन ही यानी जंपिंग डिमांड होती है कि आपको वो उसी वक्त वो करना होता है। मैडम वो आई थिंक डिमांड करनी होती है, दावा दायर करना और डिमांड करना। जंपिंग डिमांड मैडम ये सेक्शन 13 हम पढ़ते हैं, ठीक है। जंपिंग डिमांड तलब मुवातबत, वो जंपिंग डिमांड भी उसी टाइम करनी होती है जैसे आपको पता चलता है ना मैडम, आपको पता चला कि आपके साथ गली वाला जो मतलब एकड़ है वो सेल हो गया है, ठीक है, तो जहाँ पे आपको पता चलेगा ना वहीं पे आपने बताना है कि मेरा तो इस पे शूफे का हक है, मैं तो शूफे का दावा करे सा, ठीक है, मैं तो शूफे का दावा करूंगी, ठीक है। तो ये आपकी जंपिंग डिमांड है, ये आपकी जंपिंग डिमांड है, ये आपके हम पढ़ते हैं, ठीक है। ये तलब आपने इसको कहते हैं तलब मवातबत, तलब आपने ऑन द स्पॉट उसी टाइम करनी होती है, दावा आप 120 दिन में कर सकते हैं। ठीक हो गया। आ गया जी आपका सेल ऑफ अपार्टमेंट्स ऑफ लैंड, कहता है वेयर ओनली ट्रीज आर बिल्डिंग्स इज सोल्ड विदाउट लैंड, नो राइट ऑफ प्रीएम्पशन एग्जिस्ट ऑन ट्रीज एंड स्ट्रक्चर ऑफ बिल्डिंग। ठीक है, ये देखें आपका शुफा जो है वो सिर्फ लैंड पे जमीन पे होता है, शुफा आपकी जमीन पे होता है, शुफा आपकी जमीन पे होता है। अच्छा, मैं इस वक्त बैठा हूँ 3रे फ्लोर पे, ठीक है, ये सादक सेंटर 302 3rd फ्लोर पे दूसरा ऑफिस है, इस ऑफिस पे शुफा हो सकता है? नहीं सर, है सर नहीं हो सकता। नो सर, नो सर नहीं। अर्बन में तो ऐसे नहीं हो सकता। अच्छा, यही मेरा ऑफिस, सपोज के अगर ये मैं समझ नहीं आई सर, काइंडली दोबारा। अच्छा चलें,
चलो ये एग्रीमेंट पर नहीं होगा, पहले उन्होंने बताया होगा कि जब ट्रांसफर होगी तो फिर जो है ना शुफा होगा। नहीं वो जाट साहब हमारा क्वेश्चन ये नहीं था, ठीक हो गया। चलें ये ठीक है। अब ऐसे ही एग्जांपल दी थी जब हम एकेडमी पढ़ रहे थे, तो उन्होंने कहा था कि ये सेकंड फ्लोर पे, वो सेकंड फ्लोर पे एकेडमी थी, तो ये हो सकता है। ये ऊपर बिल्डिंग पे नहीं होता, सोफा हमेशा लैंड का होता है। इसी तरह ये तो लैंड खाली का होता होगी सतह। है। हाँ जी, लैंड का होता है। अब देखें कि अब जमीन के ऊपर जो दरख्त वगैरह होते हैं, कोई बिल्डिंग वगैरह होते हैं, वो सेल होती है तो उस पर शोफा नहीं होगा, ठीक है। सजेस्ट जमीन के जी ऊपर सर। दरख्त है, कोई बिल्डिंग है, उस पे शोफा नहीं होगा। हाँ, अगर बिल्डिंग सेल होती है तो फिर वो जो उसके ऊपर मतलब जमीन सेल होती है तो वो बिल्डिंग भी उसमें आ जाती है, वो उसके ऊपर जो दरख्त होते हैं वो भी आ जाते हैं, वो भी शोफे में शामिल होते हैं। तो ये बात समझ नहीं आई। चलें इसको सर पढ़ते हैं तो जैसे फिर मैंने सर मैं आपको शेड की सर मिसाल मैं बताऊं इसको थोड़ा सा मैं इलेबोरेट कर दूं इसको। मैं ना पढ़ लूँ तो फिर मैं आपको सबको एक दफ़ा बता दूं तो फिर सबको समझ आ जाएगी, इजाजत नहीं। ठीक है। कहता है वेयर ओनली ट्रीज आर अ बिल्डिंग इज सोल्ड। एक जमीन है, जमीन के ऊपर दरख्त है, आमों का बाग है, या उस जमीन पे एक बिल्डिंग बनी हुई है, इज सोल्ड विद आउट लैंड, नो राइट ऑफ प्रीएम्पशन शैल एग्जिस्ट इन सच ट्रीज और स्ट्रक्चर ऑफ बिल्डिंग। अब एक जमीन है, उस पे आमों का बाग है, आमों का बाग आप सेल करते हैं तो उस पर कोई प्रीएम्पशन का राइट नहीं होता। एक कमरा बना हुआ था, सिर्फ आपने कमरे का वो स्ट्रक्चर सेल किया है कि हाँ जी ये कमरा लें और ले जाएं, जहाँ मर्जी ले जाना ले जाएं, तो वो स्ट्रक्चर वो उस पर प्रीएम्पशन नहीं होगा। हाँ, कहता है बट वेयर लैंड इज सोल्ड विद ट्रीज एंड बिल्डिंग ऑन इट। जब जमीन सोल्ड की जाती है दरख्तों के साथ या बिल्डिंग के साथ, देन the trees and building shall be deemed to be included in land for the purpose of preemption। अब जमीन सेल की जाती है दरख्तों के साथ और बिल्डिंग के साथ, देन इस सूरत में आपका प्रियम्पशन लाई करता है, इन सूरत में आपका प्रियम्पशन लाई करता है, ठीक हो गया। हाँ जी, अब बताएं क्या समझ आई आपको, कौन बता रहा था? सर मैं बताऊं। मैं हाँ जी, क्या समझ आई आपको? सर मिसाल के तौर पर हमारे पास 25 एकड़ है ज़मीन, जो आप कह सकते हो उस पर मुख्तलिफ किस्म के दरख्त हैं और इसके अलावा एक घर बनाया हुआ है। हम्म, दरख्त आप कह लो और एक घर है। 10 दरख्त वो भी मूवेबल प्रॉपर्टी में आएंगी और जो घर है, घर का मलबा है, वो भी मूवेबल प्रॉपर्टी में आएगा। यहाँ पर अगर आप देखें तो प्रीएम्पशन किस पर हो सकती है, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 5 में वो बता रहा है कि सिर्फ और सिर्फ इमूवेबल प्रॉपर्टी पर जो है ना वो हो सकती है प्रीएम्पशन। तो ये मूवेबल प्रॉपर्टी है, तो अगर घर वगैरह या फिर दरख्त वगैरह वो सेल भी करेगा तो इस पर प्रीएम्पशन का सूट फाइल नहीं हो सकता, वो ये कह रहे हैं। हाँ जी, ऐसे ही है। सर असल में उसका कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे एक जमीन सोल्ड की हम लोगों ने, तो उसके ऊपर जो स्ट्रक्चर खड़ा हुआ है ना, तो अगर वो उसके साथ अटैच है तो उस पर रेट्रो प्रम्पशन हम लोग एक्सरसाइज कर सकते हैं। अगर हम लोगों ने पहले ऊपर जो स्ट्रक्चर है वो अकेला सोल्ड किया है, उसके साथ जमीन हम लोगों ने सोल्ड नहीं की, तो फिर रेट्रो प्रम्पशन एक्सरसाइज नहीं होगा टू द एक्सटेंट तो स्ट्रक्चर की हद तक, बेशक वो बस दरख्त है जो कि बस बिल्डिंग। बस यही कुछ है, यही कुछ है। सर मैं यही पूछ रहा था आपसे। सर कंट्रोल शेड जो है सर, वो तो एक मशीन भी सर, पूरी मशीनरी होती है सर, पूरा जैसे बेचा है, तो इसके ऊपर सर अपनी सर जमीन पे सिर्फ जो है सर प्रीएम्पशन हो सकती है, ये सर मशीन के ऊपर भी होगी? वो सर सारा साथ लिखा हुआ है, मशीन भी है, फलानी चीज हर चीज। जमीन के साथ मशीन लिखा है तो वो मशीन भी शामिल होगी। तो वो तो मूवेबल प्रॉपर्टी है वैसे तो ये दरख्त इमूवेबल है, दरख्त भी तो मूवेबल है। जी सर। तो सर कट गया तो जब सर तक वो मशीनरी जमीन के साथ अटैच्ड है वो इमूवेबल ही है, अगर वो उखाड़ दी जाए तो फिर वो मूवेबल हो गया, तो उसके लिए उस पर भी राइट ऑफ एक्सरसाइज इस्तेमाल किया जा सकता है जब उसने मशीनरी भी साथ में सोल्ड की है। हाँ जी, चलें जी आगे आ जी, आपका सेक्शन 12।
कहता है जी राइट टू रिवोक सेल, राइट टू रिवोक सेल कहता है वेयर वेंडर हैज स्टिपुलेटेड इन द कंट्रैक्ट ऑफ सेल दैट it is subject to revocation by him within a period not exceeding 60 days specified in contract. The right of preemption shall not be exercised until such period is has expired. ठीक है, such period has expired. कहता है कि अगर आपका जो मतलब वेंडर है, वेंडर कौन होता है? वेंडर आपका जो होता है वो वेंडी खरीदने वाला होता है, वेंडर होता है सेल करने वाला, जो सेल करने वाला है। ठीक हो गया। सपोज के अदील अहमद हैं, ये वेंडर हैं, इन्होंने सेल किया है और इनके लेने वाले वेंडी कौन है? इनके भाई हैं, इनकी सिस्टर है। ठीक हो गया। अब वेंडर वेंडर ये अदील साहब लगा देते हैं कि मैं जो मतलब ये सेल कर रहा हूँ ये सब्जेक्ट टू रेवोकेशन है, कि अभी तो मुझे पैसे चाहिए हैं, अभी मैं पैसे ले लेता हूँ, लेकिन 60 दिन तक मुझे 30-40 दिन तक हो सकता है मुझे अमेरिका से पैसे आ जाएं, मुझे वहाँ से अमेरिका से पैसे आने हैं, तो मैं ये अपनी सेल रिवोक कर लूँगा, वापस ले लूँगा। मैं आपको जो आपसे ये एक एकड़ के 20 लाख लिए हैं मैं आपको वापस कर दूंगा, तो ये हमारा ये सेल नहीं होगी। ये अदील अहमद कंडीशन लगा देते हैं। अदील अहमद कंडीशन लगाते हैं कि हाँ जी मैं एकड़ सेल कर रहा हूँ, लेकिन 60 दिन की मैं टाइम रखता हूँ, इतनी देर तक अगर मेरे पास मुझे अब 20 लाख चाहिए, अगर मेरे पास पैसा आ गया तो मैं 20 लाख आपको वापस कर दूंगा, सेल नहीं होगी। तो ये जो टाइम अदील अहमद ने रखा है वो 60 दिन उन्होंने रखा है कि कम 60 दिन से ज्यादा नहीं होगा जो रिवोकेशन का है। ये अदील अहमद 10 दिन भी रख सकते हैं रिवोकेशन के लिए, 15 दिन भी रख सकते हैं, 20 दिन भी रख सकते हैं, 50 दिन भी रख सकते हैं, 60 से ज्यादा नहीं होंगे। सपोज के इन्होंने 40 दिन रखा है, 40 दिन में इनको पैसा आ जाता है तो 40 दिन तक ये रिवोक कर सकते हैं। तो जितने 40 दिन उन्होंने रखा है, 40 दिन तक इनका राइट एक्सरसाइज, ये प्रियम्पशन का राइट एक्सरसाइज नहीं होगा। ठीक है, जितनी देर ये वेंडर ने मतलब अदील अहमद ने रखा है 40 दिन का रखा है रिवोक करने के लिए, तो उतनी देर तक ये आपका प्रेमशन का दावा नहीं होगा, उतनी देर तक जितनी देर तक ये 40 दिन नहीं गुजरेंगे जो रिवोक के टाइम है। ठीक है, अब जो इसकी प्रोवाइजो है, प्रोवाइजो इसकी उलट है। ठीक है, प्रोवाइजो इसकी उलट है। अब वेंडर है उधर, अगर वेंडी रख देता है, वेंडी कहता है कि जी अच्छा जी मैं भी 1 साल तक जो है ना रिवोक कर सकता हूँ, मैं भी 1 साल तक रिवोक कर सकता हूँ, 2 साल तक रिवोक कर सकता हूँ, या 60 दिन तक रिवोक कर सकता हूँ, तो वेंडी ऐसी कोई मतलब शर्त नहीं रख सकता। वेंडी ऐसी कोई रखता भी है तो फिर भी सूट फॉर प्रियम्पशन हो सकता है। ये इसका बेहतरीन कंसेप्ट है। अब मैं आपको प्रोवाइजो भी पढ़ के बताता हूँ। कहता है provided that the option of defect in or inspection of property or stipulation as the vendee's right to revoke the contract of sale shall not be barred to exercise the right of preemption. ठीक है, स्टिपुलेशन कहता है दी vendee's right to revoke, ये देखें, vendee's right to revoke of contract shall not bar the exercise of preemption. ये आप देखें कि वेंडीज का राइट जो है रिवोक करने का, वेंडी अगर कहता है कि मैं रिवोक करने का रखता हूं, तो इससे वो जो राइट ऑफ प्रियम्पशन है वो बार नहीं होगा। सपोज के वेंडी मतलब परचेज करने वाला कहता है कि मैं 6 महीने तक मतलब जो है 6 महीने मैं मतलब रिवोक करने का हक रखता हूँ। इसका मतलब ये नहीं है कि जो प्रियम्प्टर हैं, जो आपके शाफिश खलीत हैं, शरीक हैं, वो 6 महीने तक इंतजार करें, नहीं, वो उसी टाइम दावा दायर कर सकते हैं। 12(1) में कहा गया है कि अगर वेंडर जो फरोख्त करने वाला है वो अगर कोई लिमिटेशन रखता है, वो तो वो रिवोक रखता है तो वो 60 दिन का रिवोक पीरियड रख सकता है, 60 दिन से ज्यादा नहीं होगा। उतनी देर तक वो इफेक्ट मतलब सूट प्रियम्पशन का दावा दायर नहीं होगा। सेकंड में बताया गया कि अगर ऐसी कोई वेंडी कोई राइट रखता है कि वो मतलब कहता है कि कोई डिफेक्ट या कोई इंस्पेक्शन वगैरह या कोई भी शर्त लगा देता है, अगर वेंडी कोई राइट टू रिवोक रखता है, ठीक है, तो उस पे जो है आपका मतलब टाइम पे मतलब जो मतलब ये उस वेंडी के राइट रिवोक पे आपका सूट फॉर प्रियम्पशन का दावा जो होगा वो जो बाकी कर सकते हैं वो रिवोक
नहीं होगा वो उसको बार नहीं करेगा, बाकी दावा दायर कर सकेंगे। सर यानी ये वेंडी का राइट टू रिवोक, इसका कोई एग्जांपल आप दे सकते हैं? यानी कि मैडम वेंडी देखें, कोई चीज खरीदेगा। देखें, अब अदील अहमद ने सेल किया प्रॉपर्टी, ठीक है, अदील अहमद ने प्रॉपर्टी सेल की है, आपने खरीदी है, ठीक है, आप हैं वेंडी, अदील अहमद है वेंडर। आपने कहा कि जी ये तो आपकी प्रॉपर्टी मैं देखूंगी, हो सकता है इस पे स्टे लगा हो या हो गया, आपने कोई सेल कर दी हो, मैंने इंस्पेक्शन करनी है, मैं क्या पता आपका टाइटल डिफेक्टिव है, आपकी ये प्रॉपर्टी आपकी है या नहीं है। तो इस सूरत में ना मैं कोई 2 महीनों का टाइम रखती हूँ, 2 महीने मैं वो कर सकती हूँ। आप कह रही हैं कि आप वेंडी हैं, आप कह रही हैं कि मैं 2 महीने तक रिवोक कर सकती हूँ। आपका जो राइट ऑफ रिवोक है किसी भी सूरत में, डिफेक्ट की सूरत में या कोई आप कोई और स्टिपुलेशन लगा देती हैं, तो आप जो रिवोक का टाइम 2 महीने ले रही हैं, इससे जो बाकी प्रेम्प्टर हैं उसके राइट को इफेक्ट नहीं होगा, वो दावा दायर कर सकते हैं, वो दावा दायर कर सकते हैं। हाँ, वेंडर कोई रिवोक का टाइम रख दे तो उस पर नहीं होगा। हाँ जी, अहमद खान, क्या समझ आया आपको? अहमद खान साहब, अहमद खान आवाज आ रही है आपको? जी शास्ता तैमूर साहबा, जी सर। क्या सर समझ आई है इसमें मैडम कह जी? रहा है कि राइट टू रिवोक सेल, कि जब जो वेंडर है वो अपनी सेल को रिवोक कर सकता है, वो इस तरह के विद इन 60 डेज, वो अगर पैसे पूरे कर देता है 60 डेज के अंदर, तो वो जो जो उसने सेल की होगी उसको रिवोक कर सकता है, वापस ले सकता है। लेकिन इसके बरक्स जो वेंडी होगा वो ऐसी कोई भी जो है वो शर्त नहीं रख सकता। हाँ जी, ठीक हो गया, ऐसे ही है, ऐसे ही है सर वेंडी तो शर्त रख सकता है सर, मैडम। आप खुद मैंने ही कितनी बताएं। दफा बताया, वेंडी नहीं रख सकता, वेंडर रख सकता है। सर ये वेंडी अगर रखेगा भी तो उस बार नहीं करेगा, मतलब शूट करने पे। हाँ जी, वो शूट कर सकता है अगर वेंडी हाँ जी, चलता है भी हाँ जी, वो तो। रख दे दावादार, मतलब रख दे, शर्त रख दे, वो चाहे साल की रख दे, लेकिन इससे कि वो बार नहीं करेगा, वो जो प्रेम्प्टर्स हैं वो दावादार कर सकते हैं। जी सर, यही मैं कह रही हूँ। हाँ जी, प्रियम्पशन का सर दावा सर अपना वेंडर करेगा सर, अगर जो है वो करता है, मुसाफरा वेंडर करता है, वेंडर क्यों करेगा, वो तो इफेक्ट ही करेंगे, वही हमसाया करेंगे। इफेक्ट ही करेंगे, जो हमसाए करेंगे, शाफी खलीद करेगा, जार करेगा। ठीक है सर, ये कंफर्म करना था। चलें जी, आगे है जी आपका सेक्शन 13 इंपॉर्टेंट है आपका, सेक्शन 13 बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये है आपकी तलबें, ठीक है। कहता है द राइट ऑफ प्रेम्पशन ऑफ पर्सन शैल बी एक्सटिंग्विश्ड। आप कहता है कि राइट ऑफ प्रेम्पशन आपका खत्म हो जाएगा, मर जाएगा, दफन हो जाएगा। कब? ये जनरल रूल है, कब कब खत्म नहीं होगा? अनलेस सच पर्सन मेक प्रियम्पशन इन दी फॉलोइंग ऑर्डर्स, नेमली वो मेक्स डिमांड, अगर वो बंदा डिमांड नहीं करता तो कहता है राइट ऑफ प्रियम्पशन खत्म हो जाएगा, मर जाएगा, दफन हो जाएगा, जब तक वो पर्सन 3 डिमांड्स नहीं करता। कौन सी? तलबे मवातबत, तलबे इशात, तलबे खसूमत। मवातबत जंपिंग डिमांड, इशात मतलब शहादत इकट्ठी करना, एविडेंस क्रिएट करना, एविडेंस इकट्ठी करना। एविडेंस होता है कि नोटिस अगले बंदे को कर देना, किसको? जो खरीद रहा है और जो बेच रहा है, दोनों को नोटिस के, हाँ जी, खरीदने वाले को कहेगा कि मेरा राइट बनता है, आप खरीदें ना खरीदें, वरना मैं शुफे का दावा दायर कर दूंगा। अगर फिर भी वो खरीदता है तो वो नोटिस होगा। उसके बाद तलब खसूमत है कि अगर फिर भी वो बाज नहीं आता, उसको नोटिस चला जाता है, बाज नहीं आता, तो फिर वो तलब खसूमत होता है, जिसको कहते हैं दावा दायर कर देना। अब इसको हम डिटेल के साथ पढ़ते हैं। कहता है तलबे मवातबत मीन्स immediate demand by preemptor, immediate demand by preemptor in the sitting or meeting majlis in which he come to know of sale,
declaring his intentions to exercise the right of preemption. Declaring his intention to the exercise of preemption. To the exercise of right of preemption. ठीक हो गया। अब कहता है कि ये आपकी जंपिंग डिमांड है कि जहाँ पे आप बैठे हैं उसी टाइम, जहाँ मीटिंग पे हैं, सिटिंग पे हैं, वहाँ पे जब आपको नॉलेज मिलता है आप उसी टाइम डिमांड इंटेंशन शो करते हैं कि हाँ जी मेरा राइट ऑफ प्रीएम्पशन बनता है। अब ये देखें, ये वर्ड आपके इनफ है। कहते हैं एनी वर्ड्स इंडक्टिव इंटेंशन टू क्रिएट एक्सरसाइज द राइट ऑफ प्रीएम्पशन आर सफिशिएंट। कोई भी लफ्ज वो कह दे, अब उसने ये नहीं कहना कि हाँ जी मैं वो मतलब मतलब मैंने दावा दायर करना है या मेरा हक बनता है या मेरा फलां है, ये मतलब एक लंबी चौड़ी डिटेल नहीं बतानी। उसने सिर्फ ये कहना कि हाँ जी मेरा हक शुफे का हक है, मैं दावा करूंगा, इनफ है। कोई भी ऐसे लफ्ज अल्फाज जो कि उसकी इंटेंशन शो कर रहे हैं वो इनफ है जंपिंग डिमांड में। कोई एक डिटेल नहीं बताई गई कि हाँ जी वह लाजमी ऐसे ही पढ़ना है, पहले उसने बिस्मिल्लाह पढ़ना है, बिस्मिल्लाह पढ़ के उसके बाद फिर कुल वल्लाह पढ़ना है, फिर अलहम्द पढ़ना है, उसके बाद फिर कहना है कि जी मैं मलिक फलां फलां, मैं फलां का बेटा फलां जगह पे बैठा हूँ, मुझे फलां पसंद ने आके कहा है और मैं ये मतलब सब के सामने ऐलान करता हूँ कि ये प्रॉपर्टी 8 कनाल जो कि मुल्तान में फलां जगह पे सेल हुई है, जो कि फलां बंदर पर्सन को सेल की गई है, इतनी भी सेल की गई है, इस पे मेरा शाफी खलीद होने के हिसाब से मेरा हक है तो मैं खरीदूंगा। ऐसा नहीं है, इतने स्वामी वाला हिसाब नहीं होगा। ठीक है, जैसे वो एक मूवी है उसमें नाम पूछते हैं कि हाँ जी आपका क्या नाम है, तो वो नाम बताते बताते आधा घंटा लगा देता है। ठीक हो गया, ऐसा नहीं है। उसने सिर्फ सिंपल ये कहना कि हाँ जी मेरा डिमांड का राइट है तो मैं खरीदूंगा, ये इनफ है। कोई भी लफ्ज वो जो कि उसकी इंटेंशन शो करेंगे वो इनफ है। ठीक हो गया। आ गया जी 2, तलबे इशात मीन्स डिमांड बाई इस्टेब्लिशिंग एविडेंस। अब यहाँ पे एविडेंस क्रिएट करना है, एविडेंस इस्टेब्लिश करना है। तीसरी है खसूमत, डिमांड बाई फाइलिंग सूट, सूट फाइल कर देना। कहता है व्हेन द फैक्ट ऑफ सेल कम्स विद इन द नॉलेज ऑफ प्रीएम्पटर थ्रू एनी सोर्स ही शैल मेक तलबे मुवातबत। अब डिटेल बता रहा है कि जब उसको पता चलेगा उसने तलबे मुवातबत करनी है। थर्ड में बता रहा है कि वेयर प्रेम्पटर हैज मेड तलबे मुवातबत अंडर सेक्शन 2 ही शैल सून आफ्टर एज पॉसिबल नॉट लेटर देन 14 डेज। अब देखें यहाँ पे वो बता रहा है कि 14 दिन से पहले। सपोज के आज आपको मैडम साहबा को आज पता चला कि जी आपके हमसायों के पास ज़मीन सेल हो रही है। ठीक है, तो उसने कहा कि जी मैंने, मेरा राइट बनता है, मैं दावा करूंगी। ठीक हो गया, नाजुल साहबा कह रही है कि मैं दावा करूंगी। आज उन्होंने कहा तो आज से 14 दिन के अंदर अंदर, 14 दिन से बाद नहीं, 14 दिन के अंदर अंदर उसने क्या करना है, नोटिस भेजना है। किसको? जिसने वो जमीन खरीदी है। कहता है फ्रॉम द डेट ऑफ नॉलेज, जब उसको नॉलेज में मेक तलबे इशात बाई सेंडिंग नोटिस इन राइटिंग। अब नोटिस इन राइटिंग होगा, ऐसे नहीं संज्ञा नहीं भेजना कि हाँ जी ये मैंने आप पे दावा करना, नहीं, इन राइटिंग भेजेगा। अटेस्टेड बाई 2 ट्रुथफुल विटनेसेस। अब जिन्होंने तो 7 विटनेसेस, कलसूम शौकत साहबा को लगा देना है, अक्सर मुबीन साहबा को लगा देना है। अंडर रजिस्टर्ड कवर्ड एक्नॉलेजमेंट ड्यू टू दी वेंडी। कौन है जी? खरीदने वाला, वेंडी खरीदने वाला। कन्फर्मिंग है कि इज इंटेंशन टू एक्सरसाइज द राइट ऑफ प्रीएम्पशन। अब वेंडी को बता दिया जाएगा कि नाज़गुल साहबा कहती है कि मेरा तो राइट ऑफ प्रीएम्पशन बनता है, मैं दावा दायर करूंगी, मैं अपना राइट एक्सरसाइज करूंगी। आगे कहता है प्रोवाइडेड दैट वी आर ओविंग टू लैक ऑफ पोस्ट ऑफिस फैसिलिटीज इट नॉट पॉसिबल प्रीएम्पशन टू गिव रजिस्टर ही मे मेक तलबे बाय प्रीएम्पशन। अब वो कहता है कि जहाँ पे ये मतलब डाकखाने वगैरह नहीं है वहाँ पे आपकी तलबे मतलब ऐसे दो गवाहों को के सामने कर दें तो वो भी हो सकता है। लेकिन ऐसा कोई है तो नहीं है कि हर जगह पे अब पोस्ट ऑफिस हैं, कहीं पे भी ऐसा नहीं है कि पोस्ट ऑफिस ना हो आपके। आगे जी आपका सर एक्सक्यूज सर, जी ये मैडम नोटिस, नोटिस और सूट में क्या फर्क होता है हैं? सर? आप
सर नोटिस और सूट में क्या फर्क होता है सर? ये नोटिस किस लिखते हैं? आप कोई स्पेसिमेन भेज सकते हैं नोटिस का? नोटिस मैडम मैं आपको 1 क्या 10 नोटिस भेज देता हूँ। नोटिस नहीं देखे आपने? नोटिस आपका नोटिस दावा सूट होता है प्लेंट दावा, जो आपने रिटर्न शेप में लिखना है कि इन दी कोर्ट ऑफ मिस्टर फलां 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 एंड प्लेंटिफ मिस्टर ए प्लेंटिफ वर्सेस मिस्टर बी डिफेंडेंट सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस या सूट फॉर पोजीशन थ्रू राइट ऑफ प्रीएम्पशन। ठीक है, सर वो उसके तो पता है। क्या चीज? सर प्लेंट का तो पता है, लेकिन ये जो नोटिस होता है सर, नोटिस नोटिस हम सर नोटिस किस तरह लिखते हैं? ये स्पेशल प्रीएम्पशन वाला सर वैसे भी जो हम मैडम जो अक्सर कहते हैं आज आप फाइल लेके आई है ना, आज 2-3 फाइलें ले आई हैं, वो उसमें देखें उस पर नोटिस होगा, कोई एक नोटिस आपको मिलेगा। नहीं ठीक है सर, वो नोटिस दूसरा पूछ रहे हैं, जो एक नोटिस किसी के नोटिस में बात लाई जाती है कि आप ये काम करें वरना हम दावा दायर कर देंगे, ये वो तो ना, लीगल नोटिस। हाँ ये उस तरह की नोटिस है ना सर? नहीं, लीगल नोटिस का भी आप कह सकते हैं। ठीक है, लीगल नोटिस का भी कह सकते हैं, या सिंपल उसने ये कोई स्पेसिफाई भी नहीं किया, किसी पूरे एक्ट में स्पेसिफाई नहीं किया, आप उस सर पे यहाँ पे लिखें। तो सिंपल होगा ना, बेशक कि हाँ, सादा कागज पे लिख के भेज दें सादा उनको। कागज पे लिखें कि जी मैं नाजुल साहबा, ठीक है, मैं ये प्रॉपर्टी मैंने मतलब पे मेरा हक बनता है, तो मैं इस पे अपना हक राइट शेयर करूंगी। मैडम साहबा ने क्या करना है, वही उसने जाके रजिस्ट्री करवा देनी है, रजिस्ट्री की जो रसीदें हैं वो अपने पास रख लेनी है, वो प्रूव होगा उनके पे कि उन्होंने नोटिस भेज दिया है उसको पेम्प्टर को, ओ सॉरी वेंडी को। सर ठीक है, मेरी नजर से तो अभी तक कोई सर नोटिस सर नहीं मैं गुजरा। थोड़ा सा इसमें के साथ थोड़ा तो सा ऐड नोटिस कर दूं अगर है। इजाजत। जी जी आप ऐड करें बटचर साहब। सर बेसिकली मैडम, अगर कोई क्लाइंट वगैरह वकील साहब के पास आता है ना, मतलब आपके पास अगर कोई क्लाइंट वगैरह आता है, आप अपनी जो है ना अपने दफ्तर का वो लिख कर, अपने दफ्तर का इस दफ्तर, मतलब आप अपना नेम लिख कर, फिर आप हर आपको मुतला किया जाता है कि मुझे फलां बिन फलां ने क्लाइंट मुकर्रर करके ये हिदायत फरमाई है कि ये मेरा साइल जो है ना वो इस खाते में आप कह सकते शाफी शरीक है या शाफी खलीत है, और आप जो है ना जी आपने ये ज़मीन खरीद ली है, इसलिए आपको 7 दिन के अंदर अंदर नोटिस दिया जाता है कि आप जो है ना इसको जो है ना मेरे साइल को बेच दें या दे दें, सेल आउट कर दें, वरना मैं आपके खिलाफ दावा दायर करूँगा। इस तरह वो फैक्ट वगैरह वो सारे लिखे होते हैं इस नोटिस वगैरह में, वो दिया जाता है। और फिर वो नोटिस जो होता है, वो जब आप सूट फाइल करते हैं कोर्ट में, उसके साथ अटैच करते हैं। बस यही कुछ है, आपका जो ठीक पंफलेट है भी होता सर, है यहाँ वकील पे का। ये तो एक लीगल नोटिस की बताई ना, यहाँ पे लीगल नोटिस जरूरी नहीं है कि मतलब आप 7 दिन में ये करें। यहाँ तो आपने सिर्फ ये अपनी एक कंसेंट देनी है कि मैं खरीदना चाहता हूँ, अगर आप देना चाहते हैं तो मतलब मैं तैयार हूँ, अदरवाइज मैं दावा दायर करूंगा, मतलब बस यही कुछ है, वो सिंपल लीगल सा नोटिस नोटिस से है, एक और मतलब सिंपल बिल्कुल। सिंपल नोटिस है, सिंपल नोटिस है। यहाँ पे वैसे अगर लीगल वकील की भी बात नहीं हो रही, यहाँ पे वही जो खरीदना चाहता है उसने बात भेज देना है। ठीक हो गया? सर वैसे आप ठीक है सर, लेकिन आप ऐसे 2-3 नोटिस हमें शेयर कर दें सर, मैडम ठीक मैं है कि आपको उसका फॉर्म। मैडम मैं आपको शेयर कर दूंगा। ठीक सर है, मैडम के लीगल नोटिस समन भेजिए। भी शेयर करूंगा आपको, लीगल नोटिस भी शेयर कर दूंगा, वैसे नोटिस भी शेयर कर दूंगा। ठीक है, आगे जी थर्ड कहता है जहाँ पे पोस्ट ऑफिस नहीं है वैसे ही मतलब आपका ओरली नोटिस चल जाएगा, वो कह रहा है। फोर में कहा गया वेयर पेमेंटर हैज सेटिस्फाइड द रिक्वायरमेंट ऑफ तलबे मुवातबत अंडर सबसेक्शन 2 एंड तलबे इशाद अंडर सबसेक्शन ही शैल मेक तलबे खुसूमत इन कोर्ट ऑफ कंप्यूटर जुरिसडिक्शन टू इन्फोर्स द राइट ऑफ प्रेम्पशन। अब तीसरी क्या होती है तलबे, वो उसने जब तलबे मुआतबत कर दी, तलबे इशाद कर दी, तो देन उसने दावा दायर करना होता है। तलबे 3 थी, पहली मुआतबत, ठीक है, अब
ये आपने ज़हन में रखना है, तलमे को डिटेल इसी इसी आर्डर में लिखना है, इसी आर्डर में। MIK मुवातबत इशात खसूमत, मुवातबत इशात खसूमत। ये नहीं है कि पहले आप खसूमत कर दें फिर मुवातबत करें, ऐसा नहीं चलेगा, वो आपका दावा खारिज हो जाएगा। मुवातबत इशात खसूमत, मुवातबत मतलब जंपिंग डिमांड, जहाँ बैठे हैं, जहाँ आपने सुना, आपने कहना है कि हाँ जी मैंने दावा दायर करना है, बस। आ गया जी आपका तलब इशात नहीं होगा। मतलब तलब इशात से मुराद है कि वो अपने उसको वेंडी को नोटिस भेजना है कि मेरा राइट ऑफ प्रीएम्पशन है, मैं राइट ऑफ अपना राइट एक्सरसाइज करूंगा, आप ना खरीदो। फिर भी खरीदता है तो आप ये इनफ है। थर्ड है आपका कि खसूमत आप सूट फाइल कर देते हैं। आ गया जी 14, demand by guardian or agent, where person is unable to demand under section 13, his guardian or agent may make required demand on his behalf। अब बच्चा है 4 साल का, ठीक है, अदील अहमद के भाई बेचारे नहीं है, तो अदील अहमद के भाई के बेटे हैं, ठीक है, भतीजे हैं उनके, जो एक भतीजा है 5 साल का, वो डिमांड नहीं कर सकता, तो उनका गार्डियन, उनकी वालदा, वो कर सकती है। उनकी जो उनका एजेंट या मतलब जो उनको सुपरवाइज कर रहा है, जो उनकी प्रॉपर्टी को सुपरवाइज कर रहा है, वो भी डिमांड कर सकता है। आगे है जी आपका 15, वेवर ऑफ राइट ऑफ प्रीएम्पशन, के कहता है वेयर राइट ऑफ प्रीएम्पशन शैल बी डीम्ड टू हैव बीन वेव्ड इफ प्रीएम्प्टर हैज एक्वाइज्ड in the sale and has done any other act of omission which amount to waive of right of preemption। अब कहता है कि अब राइट ऑफ प्रीएम्पशन जो मतलब समझा जाएगा कि वो खत्म हो गया है, शैल बी डीम टू बी वेव्ड, ये समझा जाएगा कि राइट ऑफ प्रीएम्पशन खत्म हो गया है जब इफ प्रीएम्प्टर हैज एक्विज्ड इन द सेल एंड हैड डन एनी अदर एक्ट ऑफ ओमिशन विच अमाउंट टू वेवर ऑफ राइट। अब सिंपली वो कह रहे हैं कि अब राइट ऑफ उसको पता चल गया कि राइट ऑफ प्रीएम्पशन मेरा मतलब उसको सेल का पता चल गया है, लेकिन उसने कोई डिमांड नहीं की, कोई नोटिस नहीं भेजा, ठीक है, या कोई और एक्ट किया है, ठीक है, तो यही समझा जाएगा कि उसने राइट अपना वेव कर दिया है। आगे कहता है 16 के वेयर प्रीएम्प्टर डाइज आफ्टर मेकिंग एनी ऑफ द डिमांड अंडर सबसेक्शन 13 द राइट ऑफ प्रीएम्पशन शैल स्टैंड ट्रांसफर टू एक लीगल हेयर्स। अब प्रीएम्प्टर जो है वो दावा दायर करने वाला मर जाता है तो उसका बच्चे जो शेयर है वो लीगल हेयर्स को चला जाता है, उसका वो लीगल हेयर्स को चला जाता है। आगे है जी आपका